लोकतंत्र, संविधान, मानवाधिकार और न जाने क्या क्या बचाने के लिए निकले आंदोलनकारियों ने जब बांग्लादेश की गद्दी पर मोहम्मद यूनुस को बिठा दिया तो कुछ ही घंटों में तस्वीर साफ हो गई थी कि इस नई हुकूमत और आंदोलनकारियों का असली मंसूबा क्या था। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया, उन्हें निशाना बनाया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हिंदुओं को मारने, भगाने और उन्हें कन्वर्ट करने का यह खेल पहले दबे छिपे तौर पर किया जाने लगा ताकि मैसेज कुछ और जाए। लेकिन आखिर कब तक बांग्लादेश के ये कट्टरपंथी अपना असली रंग रूप छिपा कर रखते? वो फिर से अपने मिशन पर लगे। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किए जाने का नया दौर शुरू हो चुका है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं ने भी इस बार साफ कर दिया है कि वो आतंक के आगे झुकने वाले नहीं है, ना वो पीछे हटने वाले हैं, बल्कि वहीं डटे रहेंगे और इसका मुकाबला करेंगे। अगले कुछ मिनटों तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि बांग्लादेश के फिर से बंटने और कटने की क्या नई तारीख तय हो गई है। और इसीलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर सीधे बांग्लादेश से, क्योंकि वहां पर माहौल बदल रहे हैं, माहौल चिंताजनक है। कट्टरपंथियों की नई साजिश सामने आ गई है। हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में नई साजिश है। कट्टरपंथियों ने खुलेआम सरेआम इस्कॉन पर बैन की मांग की है। कट्टरपंथी संगठन ने हिंदुओं को जान से मारने की धमकी दी है। चिटगांव में कट्टरपंथियों की रैली से दहशत है, हिंदुओं में खौफ का माहौल है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप ये देखिए कैसे बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लेकर ये कट्टरपंथी बांग्लादेश की सड़कों पर हैं और इनकी मांग है कि इस्कॉन को बैन कर दिया जाए। हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो ये सब कुछ बांग्लादेश में हो रहा है और ये निश्चित तौर पर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए चिंताजनक है, अलार्मिंग सिचुएशन है, और उसमें भी खास तौर पर जो इस्कॉन को फॉलो करते हैं। तो आपने ये रैली देखी किस तरीके से बांग्लादेश में सरेआम कट्टरपंथी सड़कों पर हैं और सड़क पर उतरकर वो इस्कॉन पर बैन करने की मांग, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले जारी हैं और अब वो हिंदुओं की आवाज उठाने वाले इस्कॉन को भी कट्टरपंथी धमका रहे हैं। सड़क पर उतरकर उन्हें खुलेआम मारने, काटने की धमकी दी जा रही है। हिफाजत-ए-इस्लाम नाम के कट्टरपंथी संगठन ने बांग्लादेश के चिटगांव में खुलेआम ये नारे लगवाए हैं, सड़कों पर ये नारे लगाए गए हैं कि इस्कॉन को बैन किया जाए। एक इस्कॉन भक्त को पकड़ो और फिर कत्ल करो, इस तरीके से नारे लगा रहे हैं। आप सोचिए जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं उनके जहन में क्या बीत रही होगी, किस तरीके से वो दहशत के साए में जी रहे होंगे, खौफ के साए में जी रहे होंगे, जहां पर नारे ये लग रहे हैं कि एक एक इस्कॉन भक्तों को पकड़ लो और फिर कत्ल कर दो। कट्टरपंथियों ने कहा कि इस्कॉन पर बैन अगर नहीं लगता है तो वो आंदोलन करेंगे। चिटगांव में फिर से हिंसा की शुरुआत हो जाएगी। और यह सब कुछ तब हुआ था जब बीते 5 नवंबर को एक मुस्लिम व्यापारी ने सोशल मीडिया पर इस्कॉन को आतंकी संगठन कहा था। इससे हिंदुओं ने प्रदर्शन किया था, नाराज हो गए थे हिंदू कि इस्कॉन को कैसे आतंकी संगठन कह सकते हैं। तो हिंदू सड़क पर उतरे थे, प्रदर्शन किया था, जिसके बाद आर्मी ने बेरहमी से हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया था। बांग्लादेशी आर्मी के हमले में कई हिंदू जख्मी हो गए थे। लेकिन अब यह कट्टरपंथी संगठन जिसका नाम हिफाजत-ए-इस्लाम है, वो सामने आकर सड़कों पर उतरकर कह रहा है कि इस इस्कॉन संगठन को ही बंद कर दो। फिर हिंदुओं की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उन्होंने सोशल मीडिया के एक पोस्ट को लेकर प्रदर्शन किया? ये भी ये संगठन आवाज उठा रहा है। यानी बांग्लादेश में अगर आप हिंदू हैं तो आपका आवाज उठाने का अधिकार नहीं है, आपको गलत बात पर बोलने का अधिकार नहीं है। बांग्लादेश का हिंदू अपनी आवाज नहीं उठा सकता, अन्याय के खिलाफ लड़ भी नहीं सकता, और अगर आवाज उठाएगा तो पहले वहां की सेना उसे मारेगी और फिर उसके बाद हिफाजत-ए-इस्लाम जैसे कट्टरपंथी संगठन खुलेआम धमकी देंगे, मारने काटने की धमकी देंगे। अब आप सोचिए कि किस हद तक बांग्लादेश में हालात बिगड़ चुके हैं, खास तौर पर वहां रह रहे हिंदुओं के लिए, जिनके लिए वहां का जीवन किस तरीके से मुश्किल हो गया। अब आपको यह बताते हैं कि इस कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम की हिस्ट्री क्या है, यह भी आप जानिए। हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जिसमें धार्मिक शिक्षक और छात्र शामिल हैं। आप इस पूरे संगठन की हिस्ट्री आप देख लीजिए। हिंदू समुदाय के खिलाफ पहले भी यह संगठन साजिश रचते आया है, यह कोई पहली बार नहीं है। साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेशी दौरे का इस संगठन ने विरोध किया था। संगठन के नेताओं पर हत्या, आगजनी जैसे गंभीर आरोप हैं। इन घटनाओं में वो पहले से लिप्त रहे हैं। हिंदुओं को मारने काटने की इसी संगठन ने धमकी दी है। नाम हिफाजत-ए-इस्लाम। कहां तक तो इस्लाम की हिफाजत और इस्लाम के लिए कुछ काम करते, बेहतर काम करते, लेकिन ये हिंदू संगठन के खिलाफ सड़कों पर है। इस्कॉन पर इन्होंने झूठा आरोप लगाया है। इसी संगठन ने, कट्टरपंथी संगठन को ने यूनुस सरकार को अल्टीमेटम दिया है और अल्टीमेटम यह है कि इस इस्कॉन को बंद कर दो।
हिफाजत इस्लाम का चीफ है मुफ्ती हारून इजहार, और इसी मुफ्ती हारून इजहार के नेतृत्व में यह पूरा संगठन ऑपरेट कर रहा है। और उसके बाद यह लगातार हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने पर तुला हुआ। बांग्लादेश में इस्कॉन के खिलाफ कट्टरपंथियों की साजिश से पर्दा उठ चुका है। हालांकि सबसे खौफनाक तस्वीर यह है कि बांग्लादेश की पुलिस और सेना कट्टरपंथियों की साजिश में भागीदार बनती दिख रही। Islamists, they carried out rally and they were shouting slogans, and they were saying that we will kidnap ISKCON devotees, we will torture them, and then we will behead them, we will kill them. So this is situation is, you can see, they are openly saying these things. But we expected that Bangladeshi police and army will arrest these people. But in spite of arresting these people, Bangladeshi army and police, along with them, they are carrying atrocities against Hindus. तो आप सोचिए बांग्लादेश के नागरिक कह क्या रहे हैं। सेना सीमाओं की हिफाजत के लिए होती है, ना कि धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने के लिए, लेकिन बांग्लादेश में यह हो रहा। सीमा की चिंता वहां की सेना को कम है। हिंदुओं के खिलाफ किस तरीके से कट्टरपंथी संगठनों के हाथों में खेला जाए, यह सब कुछ वहां पर चल रहा है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और उनके धार्मिक संस्थानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार अटैक हो रहे हैं। इन घटनाओं में इस्कॉन मंदिर और उसके हिंदू अनुयायियों को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब आपको यह बताते हैं कि कैसे जब जब बांग्लादेश मुसीबत में आया तब तब यही इस्कॉन मदद के लिए आ गया है, बांग्लादेश की मदद के लिए, बांग्लादेश में रह रहे अपने नागरिकों की मदद के लिए। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इसका शॉर्ट फॉर्म है इस्कॉन। कृष्ण की भक्ति में रमे इस्कॉन के भक्त प्रेम और करुणा का पाठ पूरी दुनिया में पढ़ाते हैं। आपके आसपास भी इस्कॉन मंदिर होगा, और इस्कॉन से जुड़े जो लोग हैं वो किस तरीके से भगवान कृष्ण के संदेश को लेकर लोगों के बीच जाते हैं, आपने देखा और महसूस किया होगा। पूरी दुनिया में इस्कॉन से करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं और इन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में भी सालों से इस्कॉन शांति, प्रेम और धार्मिक जागरूकता फैलाने के लिए कोशिशों में जुटा है। बांग्लादेश में इस्कॉन के 4 मंदिर हैं, जिनमें से एक को कट्टरपंथियों ने तख्ता पलट के दौरान जलाने की कोशिश भी की थी, आगजनी वहां पर की गई थी। बांग्लादेश में इस्कॉन ने समाज सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सकारात्मक पहल की है, कई सारे उसने काम किए। हाल ही में जब बांग्लादेश के कई इलाके बाढ़ का दंश झेल रहे थे, लोग बाढ़ के पानी में घिरे हुए थे, तब भी इस्कॉन ने ही बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर उन्हें भोजन बांटा था। जबकि ये काम सरकार का होता है, लेकिन एक संगठन जो कर रहा था उसको अब वहां का कट्टरपंथी संगठन कह रहा है कि बैन करो। इसके बावजूद बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़ी गतिविधियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इस्कॉन के अनुयायियों का कहना है कि बांग्लादेश में उनके धार्मिक आस्थाओं का पालन करना अब मुश्किल हो गया है, यानी वहां पर अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता नहीं रह गई। धोती कुर्ता पहनना, भगवत गीता बांटना, तिलक लगाना और यहां तक कि हरे कृष्णा का जाप करना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि हरे कृष्णा के धुन वहां के कट्टरपंथियों को चुभने लगी। आज बांग्लादेश में हालात यहां तक आ पहुंचे हैं कि हिंदू समुदाय को भगवान का नाम लेने, गीता का प्रचार करने या फिर उनके पारंपरिक पहनावे का पालन करने की स्वतंत्रता नहीं। साफ है कि बांग्लादेश में राक्षसी प्रवृत्तियों वाले लोग हावी हो गए हैं, और राक्षसी प्रवृत्तियां इसलिए कि जब किसी के धर्म पर अंकुश लगाइए, जब किसी को अपने इष्ट का आराधना करने से आप रोकिए, तो यह प्रवृत्ति राक्षसी हो सकती है। जो निर्दोष लोगों पर लगातार वहां पर अत्याचार किए जा रहे हैं, तो यह सब कुछ चल रहा है बांग्लादेश में। चिटगांव के कैसे हिंदू टारगेट पर है, कैसे इस्कॉन टारगेट पर है, कैसे कृष्ण भक्त टारगेट पर है, वो आपने खबर देखी। लेकिन एक और बड़ी खबर है बांग्लादेश की, इस खबर पर भी ध्यान दीजिएगा। और बड़ी खबर यह है, नव भारत पर बांग्लादेश से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह है कि वहां पर हालात एक बार फिर से बिगड़ सकते हैं, वहां पर हालात एक बार फिर से और मुश्किल भरे हो सकते हैं। आवामी लीग के आंदोलन को कुचलने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग की एक और कोशिश की तस्वीर देखिए। आवामी लीग का प्रदर्शन और किस तरीके से उस प्रदर्शन को इन कट्टरपंथियों ने टारगेट किया है। शेख हसीना की पार्टी है आवामी लीग, उसके समर्थन के शक में इस शख्स की पिटाई की गई है। कट्टरपंथी भीड़ आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है। तो ये हालात हैं, हिंदुओं को टारगेट करेंगे, राजनीतिक तौर पर जो दुश्मन है उनको भी टारगेट किया जाएगा। यानी बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का एक ही मैसेज है, बांग्लादेश में चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ कट्टर। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पहली बार शेख हसीना की पार्टी, जो कि बांग्लादेश में नहीं है, भारत में शरण उन्होंने फिलहाल ले रखी हुई है, आवामी लीग ने सड़कों पर उतरने का आह्वान किया था कि सड़क पर उतरिए, जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उसका विरोध करिए। लेकिन इस आंदोलन को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और उसके मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बेरहमी से कुचलने की साजिश की।
आंदोलन को रोकने के लिए यूनुस सरकार ने ढाका की सड़कों पर फौज को उतार दिया कि कैसे शेख हसीना की पार्टी प्रदर्शन कर सकती है, कैसे अवामी लीग के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर सकते हैं। आंदोलन से पहले ही सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन का अधिकार नहीं है। सेना ने अवामी लीग पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो सवाल उठता है कि यह सेना का काम है क्या कि किसी राजनीतिक पार्टी का कोई प्रदर्शन है तो वहां पर जाकर आप लोगों को गिरफ्तार करिए? क्या ये स्थिति इमरजेंसी वाली थी? मुल्क में तब तो उतारते हैं जब इमरजेंसी होती है, तब सेना को उतारते हैं। सड़कों पर चूंकि प्रदर्शन चल रहा था इसलिए सेना को उतार दिया वहां की अंतरिम सरकार ने। शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता लोकतंत्र की आवाज ना उठा सके, इसके लिए यूनुस सरकार ने बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी जो वहां की सेना है उसकी 191 एक दो नहीं 191 टुकड़ियों को सड़क पर तैनात कर दिया था, यानी पूरी सेना की बटालियन उतार दी गई। अंतरिम सरकार के इस चाल को पहले ही अंदेशा लग चुका था, क्योंकि जब शेख हसीना की पार्टी ने आंदोलन का आह्वान किया तभी यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने चेतावनी भी दे दी थी कि अगर कोई जुलूस निकलता है, अगर कोई प्रदर्शन होता है तो सख्त कार्रवाई होगी। इसी के साथ यूनुस सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी करने की ओर कदम बढ़ा दिया है ताकि उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा सके। अब जब बांग्लादेश की यह हुकूमत ऐसी मंशा के साथ काम कर रही है तो सड़कों पर जाहिर सी बात है कट्टरपंथियों का हौसला बढ़ेगा, क्योंकि इन्हीं कट्टरपंथियों की बदौलत जो बांग्लादेश में उथल पुथल मची है वो मची। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अवामी लीग के दफ्तर के बाहर कुछ लोगों को पार्टी का कार्यकर्ता होने के शक में पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया, जो तस्वीरें हम आपको थोड़ी देर पहले दिखा भी रहे थे। जबकि यह यूनुस सरकार ही थी जिसने शपथ के बाद वादा किया था, और आपको याद होगा कि किस तरीके से मंदिर तक पहुंच गए थे मोहम्मद यूनुस, और यह वादा किया था कि हिंदुओं की रक्षा करेंगे, जो माइनॉरिटीज में है उनकी रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की बहाली करेंगे, जल्द चुनाव करवाए जाएंगे, इसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग शामिल होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जो तस्वीरें आ रही हैं वो बांग्लादेश में कहीं से भी धार्मिक स्वतंत्रता का जो वादा था वो पूरा करने का संकेत दे रही है क्या? चुनाव हो पाएंगे ऐसे हालात आपको लग रहे हैं क्या? सालों तक बांग्लादेश की सत्ता में रही अवामी लीग का वजूद मिटा देने की साजिश रची जा रही है कि फिर से शेख हसीना वापस ना जाए, फिर से अवामी लीग सत्ता में ना जाए, इसका भरपूर इंतजाम वहां पर किया जाए। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने भी ठान लिया है कि बांग्लादेश की इस नई हुकूमत की सच्चाई दुनिया के सामने आनी ही चाहिए। इसीलिए पार्टी ने अंतरिम सरकार के मुखिया यानी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ केस किया है और वहां पर इंटरनेशनल एक दबाव बनाने की भी कोशिश हो रही है। मोहम्मद यूनुस पर केस किया गया है और 61 दूसरों लोगों के खिलाफ भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस किया गया है। मोहम्मद यूनुस समेत कुल 62 को आरोपी बनाया गया है। नीदरलैंड्स में है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और अवामी लीग अब चाहती है कि दुनिया इस बात को देखे कि बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे समाप्त किया जा रहा है। अवामी लीग के नेता है अनवरुज्जमा चौधरी ने वीडियो मैसेज से इस बात की जानकारी दी है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट जा रहे हैं, और इसकी बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर किस तरीके से नरसंहार हुआ 5 से 8 अगस्त तक, इन सारी बातों का उसमें जिक्र है। अवामी लीग के नेताओं कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया वीडियो मैसेज में। अल्पसंख्यक हिंदुओं, ईसाइयों, बौद्ध लोगों पर हमला हुआ है। अभी एक और बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है और वो खबर भी मैं आपके सामने रखता हूं, और बड़ी खबर यह है कि ट्रंप जो अमेरिकी चुनाव में जीते तो बांग्लादेश में कुछ लोगों ने जश्न मना लिया। अब इस जश्न मनाने पर भी एक्शन। आप सोचिए, ट्रंप की जीत का जश्न मनाने पर पुलिस ने वहां पर एक्शन लिया, क्योंकि वहां पर ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अगर जीते हैं तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है हो सकता है कि इस पर वो मैसेज एक अमेरिका की ओर से दिया जाए कि भाई लोकतंत्र की बहाली करिए, चुनाव करवाइए। इस तरह तो चलने वाला नहीं है। तो लिहाजा बांग्लादेशी सेना पुलिस ने एक्शन किया है, बैनर पोस्टर को जब्त कर लिया, परेड रोक दी। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बांग्लादेश में नहीं है, ना धार्मिक स्वतंत्रता, ना सियासी स्वतंत्रता, और ना ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ट्रंप की जीत पर कुछ लोग समर्थन जता रहे थे बांग्लादेश में, तो उनको कैसे गिरफ्तार किया गया वो आपने देखा। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के जश्न के खिलाफ बांग्लादेशी हुकूमत की बौखलाहट के पीछे की वजह को भी आपको समझना चाहिए। अभी तक तो आपने तस्वीरें देखी, अब आप समझिए कि ऐसा दरअसल वहां की सरकार की बौखलाहट क्यों है। चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाइयों पर हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी थी, इसकी आलोचना की थी, यूनुस सरकार से हिंसा पर जल्द से जल्द रोक लगाने की बात की थी। और जब अमेरिकी चुनाव का रिजल्ट आया तो ट्रंप की जीत के बाद बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने ट्रंप को जो बधाई वाला मैसेज किया था, उसने भी मोहम्मद यूनुस सरकार की धड़कनें बढ़ा दी थी कि अमेरिका कहीं, यानी ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका कहीं शेख हसीना के साथ जाकर न खड़ा हो जाए। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के तौर पर ट्रंप से मुलाकातों और बातचीत को बहुत खुशी से याद किया है, और ये उम्मीद करती हैं कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच
दोस्ताना और द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। और जहां तक बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संबंधों की बात है, वहां मोहम्मद यूनुस का बाइडेन के प्रति झुकाव किसी से छिपा नहीं है। वो तस्वीरें भी आई थी। बांग्लादेश में तख्तापलट के दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स ने भी यह दावा किया गया था कि मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने में अमेरिका की बाइडेन सरकार का हाथ रहा था और इसके पक्ष में थी बाइडेन सरकार। अमेरिका में कई सालों तक काम कर चुके मोहम्मद यूनुस को अब यह डर सता रहा है कि ट्रंप के आने से कहीं बांग्लादेश में फिर से सत्ता परिवर्तन ना हो जाए और शेख हसीना की वापसी ना हो जाए। अब एक बार फिर से सुपर पावर अमेरिका का कमान संभालने रहे डोनाल्ड ट्रंप ये कभी नहीं भूलेंगे कि जब उन्होंने पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता था, तब मोहम्मद यूनुस ने बयान दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप की यह जीत ब्लैक डे और ग्रहण की तरह है। तो मोहम्मद यूनुस ट्रंप की जीत के खिलाफ थे पहले टर्म में भी। मोहम्मद यूनुस बाइडेन के करीब। अब जब ट्रंप की जीत हो गई है, जब शेख हसीना ने बधाई दी है, तो जाहिर सी बात है मोहम्मद यूनुस सरकार को अब यह डर लगने लगा है कि यह सब कुछ खेल कहीं उल्टा ना पड़ जाए। वहां के कट्टरपंथियों को भी डर सताने लगा है। इसीलिए हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए कुछ लोग जो अमेरिका के झंडे को लेकर और ट्रंप की तस्वीरों को लेकर सड़कों पर उतर गए थे, उनको टारगेट किया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे वो अमेरिका के झंडे, ट्रंप के पोस्टर वो छीन लिए गए, क्योंकि सरकार को यह डर सता रहा है कि भाई ये मामला गड़बड़ न हो जाए, कहीं ट्रंप खुलकर शेख हसीना के साथ न जाकर खड़े हो जाएं और इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दबाव ना क्रिएट हो जाए कि शेख हसीना की वापसी हो जाए और फिर से अगर सत्ता परिवर्तन हो गया तो यूनुस सरकार को तो बाहर जाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ बांग्लादेश में चल रहा है और मौजूदा सरकार की बौखलाहट के पीछे ये वजह मानी जा रही है कि शायद ये वजह हो क्योंकि ट्रंप के घोर विरोधी रहे मोहम्मद यूनुस, बाइडेन के घोर समर्थक रहे मोहम्मद यूनुस, ट्रंप की जीत की आलोचना ब्लैक डे के तौर पर पहले बता चुके थे। तो जाहिर सी बात है ट्रंप उनको पसंद तो नहीं करते हो। तो सरकार में हिंदुओं ईसाइयों पर हमले की हालिया हिस्ट्री आपने देखी, बताती है और यह हिस्ट्री बताती है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश बनी हुई है और इसी गुंजाइश के चलते जो परिस्थितियां बदली हैं, वहां की सरकार और ज्यादा बौखलाहट में। चलिए आगे बढ़ते हैं।